हेलो गाइस। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स का बेस है। इकोनॉमिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्व रखता है ये, जो कि है डिमांड। डिमांड हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये डिमांड वो नहीं है जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। हम कहते हैं कि इसकी डिमांड बढ़ सकती है, इसकी डिमांड है, ये वो डिमांड नहीं है। आज हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स में डिमांड का क्या क्राइटेरिया है, क्या डिमांड क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिमांड की एक डेफिनेशन देख लेंगे, जो कि है डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट द बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अल्टरनेटिव प्राइस ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड। एक गिवन टाइम पीरियड पे अल्टरनेटिव प्राइस पे जब एक कंज्यूमर या एक बायर प्रोडक्ट या फिर एक कमोडिटी को या फिर किसी गुड्स को खरीदना चाहता है, तो वो उस कमोडिटी की डिमांड होती है। और जब बात करने जा रहे हैं हम डिमांड की, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात ये 3 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, डिज़ायर टू बाय, परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू स्पेंड, ये 3 इसके की पॉइंट्स हैं। इनके बिना डिमांड इकोनॉमिक्स में अधूरी है। तो वो कैसे, अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। एक एग्जांपल लेके चलेंगे हम। फॉर एग्जांपल, मैं गली में बैठा हूँ बाहर हमारे घर के सामने से एक अंकल रेडी लेके जा रहे हैं कुल्फ़ी की। तो आइसक्रीम की रेडी जा रही है। अब जैसे ही मैंने उसको देखा, मेरा मन किया कि मुझे आइसक्रीम खानी है। तो उस कमोडिटी की डिमांड नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके लिए इन पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। अब मैं चाहता हूँ खरीदना, तब भी नहीं होगी वो डिमांड उसकी। क्यों नहीं होगी? वो डिमांड तब तक नहीं होगी जब तक तीनों कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। कैसे? मैं चाहता हूँ खरीदना पर मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मान लीजिए मैं खरीदना चाहता हूँ, डिज़ायर टू बाय, मेरे पास पैसे भी है, परचेजिंग पावर भी है, लेकिन मैं मुझे लग रहा है कि प्राइस ज़्यादा है या फिर मुझे मन नहीं कर रहा वो आइसक्रीम खाने का, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। विलिंगनेस टू स्पेंड भी होना चाहिए। सिर्फ पैसे होने से कुछ नहीं होगा, आपको खर्चना भी ज़रूरी है। अगर आप उस प्राइस पे पैसे खर्च करने को तैयार हो, या फिर उससे एक कम एक ज़्यादा या फिर थोड़े कम थोड़े ज़्यादा प्राइस पर भी अगर आप अपने पैसे उस कमोडिटी के लिए खर्चने को तैयार हो, तो ये उस कमोडिटी की डिमांड कहलाएगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमने अब देखा डिमांड। डिमांड के साथ साथ एक वर्ड और है कि क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, इनमें फ़र्क क्या है? डिमांड जब हम देख रहे हैं तो हम देखेंगे 3 पॉइंट्स हैं, यही सेम क्वांटिटी डिमांडेड में है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या आता है? तो फ़र्क ये है, जो डिमांड है इसमें हम अल्टरनेटिव प्राइसेस को लेकर चलते हैं कि अगर कुल्फ़ी मुझे वो 5 रुपए की दे रहा है तो मैं 4 ले लूँगा। लेकिन अगर उसने प्राइस बढ़ा दिए, प्राइस बढ़ा के उसने 10 रुपए की कर दिया आइसक्रीम, तो मैं 2 ले लूँगा। कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में हम सिर्फ एक प्राइस को देखेंगे कि अगर वो 10 रुपए की दे रहा है तो मैं 2 लूँगा या फिर 2 ले सकता हूँ। 2 क्वांटिटी की मेरी डिमांड है। हम क्वांटिटी डिमांडेड देखेंगे कि एक प्राइस पर कितनी डिमांड आ रही है, बस। और डिमांड में हम सारे अल्टरनेटिव प्राइसेस को देखते हैं। तो जब हम इसको स्टडी करेंगे तो हम एक टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। एक डिमांड शेड्यूल बनाएंगे। ये डिमांड शेड्यूल होता क्या है, दिखता कैसा है, वो आपको मैं बताता हूँ। डिमांड शेड्यूल में एक साइड हम प्राइस लेंगे, एक साइड लेंगे क्वांटिटी। वो हमको ये शो करेगा कि इतने प्राइस पर हम इतनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। और आगे चल के ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इंडिविजुअल और मार्केट। वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये दिखता कैसा है डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल कुछ इस तरह का होगा। एक तरफ हम लेंगे प्राइस ऑफ गुड एक्स और एक तरफ लेंगे उसी की क्वांटिटी डिमांडेड। अगर हम देख रहे हैं जैसे प्राइस 1 है तो डिमांड्स कितनी है, 4 यूनिट्स की है। और अगर वो प्राइस 3 रुपये हो जाए तो डिमांड घट के 2 रुपये पर आ जाएगी। ये शेड्यूल, जो ये बॉक्स बनाया हमने, इसी को डिमांड शेड्यूल कहते हैं। और इसी की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को, द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व।
अब जो मैंने ये बना रखा है ये है इंडिविजुअल का, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक गुड एक्स की दिखा रहा है, एक ही फर्म के बारे में दिखा रहा है, या फिर एक इंडिविजुअल के बारे में दिखा रहा है। वो कैसे? इसमें किसी सेकंड पर्सन का या फिर किसी सेकंड गुड का इंटरफेयर नहीं दिख रहा। गुड एक्स का ही प्राइस है, गुड वाई का ही, सॉरी, गुड एक्स के प्राइस है, गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड है और एक ही पर्सन की है। अब हम बात करें कि अगर पर्सन्स एक से ज़्यादा हों, मार्केट डिमांड कैसे बनेगी? ये तो हमको पता चल गया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, वो हमारा इस तरह से बन जाएगा, इसी की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट में कैसे होगा? तो हम देखेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाएंगे हम पहले, प्राइसेस हमारे वही रहेंगे 1 2 3 4। उसमें हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि फ़िलहाल मार्केट में सिर्फ 2 ही पर्सन्स हैं, तो डिमांड एक पर्सन है ए, एक है बी, 2 इंडिविजुअल्स या फिर 2 फर्म्स कह सकते हैं जिन्हें हम। तो एक ही डिमांड है, अगर प्राइस एक है तो ए 4 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है और बी 5 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है। अगर प्राइस 2 है तो ए 3 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है और बी 4 की डिमांड कर रहा है। लेकिन जब हम मार्केट डिमांड बनाएंगे तो हम सभी इंडिविजुअल, सभी फर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। वो कैसे? तो अब जैसे आप मार्केट डिमांड साथ में लिखी हुई देख रखे हैं कि अगर प्राइस एक है तो 5 + 4, 4 + 5 = 9, मतलब ए और बी को कंबाइन कर दिया, इन दोनों की डिमांड जोड़ के हमने 9 बना दी। मार्केट डिमांड हमारी 9 की हो जाएगी। मार्केट में इस टाइम 9 यूनिट्स की डिमांड चल रही है, टोटल डिमांड कह सकते हैं हम जिसे। तो ऐसे ही हम मार्केट डिमांड कैलकुलेट करेंगे और इसी की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ही मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगी। तो वो कैसे? एक साइड हमने ए का डिमांड कर्व दिखा दिया, दूसरी साइड हमने बी का दिखाया, और उनके साथ में ही दोनों को कंबाइन करके मार्केट डिमांड कर्व बना दिया। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व क्या होता है। अब हम जानेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब है वो चीज़ें या फिर वो चीज़ें या फिर वो एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से एक गुड या फिर एक कमोडिटी की डिमांड में हेर फेर होता है, कम या ज़्यादा हो जाती है, डिमांड पर फ़र्क पड़े जिससे, तो वो क्या हो सकती है? तो वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है डी ऑफ एक्स, मैंने यहाँ एज्यूम किया है कि हमारा जो गुड है वो है एक्स, तो डी ऑफ एक्स मतलब डिमांड ऑफ एक्स। ओके, तो फंक्शन में अंदर मैंने लिखा है पी ऑफ एक्स, पी ऑफ आर, वाई टी ई पी, वाई ऑफ डी। तो पी ऑफ एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ एक्स, और जहाँ जहाँ हम वाई देख लेंगे इकोनॉमिक्स में, वाई देखते ही समझ जाना है कि वाई का मतलब है इनकम, वाई का मतलब है इनकम। तो अब डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स का मतलब है जो हमारी डिमांड को इफेक्ट कर रहे हो, हमारे गुड या कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट कर रहे हो। थोड़ा और इजी लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक्टिविटीज़ या फिर वो गुड्स जो, या फिर कोई भी ऐसा कुछ हो रहा है जिससे हमारे गुड की या फिर प्रोडक्ट की डिमांड में कम भी हो रही है और ज़्यादा भी हो रही है। हम ना कोई प्राइस बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं, लेकिन फेर बदलाव हो रहा है। तो वो कैसे होगा? प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी मतलब खुद का प्राइस। जैसे एक प्रोडक्ट है, हमने लॉ ऑफ डिमांड, मैं आपको आगे बताऊंगा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में भी। अगर हम प्राइस बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियस है उसकी डिमांड घट जाएगी, लेकिन अगर हम प्राइस घटा रहे हैं तो डिमांड तो बढ़ेगी। तो खुद का एक कमोडिटी का खुद का प्राइस भी अपनी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। तो हम कैसे कहेंगे इसको कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में सबसे पहला पॉइंट ही प्राइस ऑफ कमोडिटी है। उसके बाद जब हम बात करेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की, रिलेटेड गुड्स में मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि 2 तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं। वो कौन कौन से? एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी। तो वो कैसे? अब चाय और कॉफ़ी एक दूसरे का यूज़ होते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ कॉफ़ी पीते हैं, अपने अपने मूड पर डिपेंड होता है। बाकी टेस्ट लगभग काफ़ी सेम ही रहता है इनका, थोड़ा बहुत टेस्ट में डिफरेंस आता है। अब
हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि 50% टी कंज्यूम कर रहे हैं और 50% पर्सन्स कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं, और सडनली एकदम कॉफ़ी के प्राइस में चेंज आ गया, वो प्राइस बढ़ गए, कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए। तो कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने की वजह से हमारे जो 50% लोग कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग कॉफ़ी को पीना छोड़ देंगे और टी वाली साइड आ जाएंगे। तो 70% पर्सन हो जाएंगे टी के, और कॉफ़ी के पास सिर्फ 30% पर्सन ही रह जाएंगे। हमने अपनी चाय की प्राइजेज में कोई बदलाव नहीं किया, प्राइस कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसकी डिमांड में फ़र्क आया है। क्यों? सब्स्टिट्यूट गुड्स होने की वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से। अगर यही प्राइस अगर कम कर देते हो कॉफ़ी का, तो कुछ लोग चाय को छोड़ के कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, चाय को छोड़कर कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसे काम करता है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के बिना अधूरे हों, जो एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हों, जैसे कार और पेट्रोल। जैसे हम कहेंगे कार और पेट्रोल, तो वो कैसे हैं? अब हम सबको पता है कि कार चलेगी तो पेट्रोल डलेगा, अगर कार चलानी है तो पेट्रोल डालना ही डालना पड़ेगा। अगर सडनली हमको पता चले कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया जाए, तो लोग कार का कंजप्शन कम कर देंगे, सिर्फ नेसेसरी जगहों पर ही कार को लेके जाएंगे, या फिर जितना हो सकेगा बसेस वगैरह का यूज़ करेंगे, प्राइवेट व्हीकल्स कम से कम चलाएंगे, ताकि उनकी सेविंग्स हो सके, उनका एक्सपेंडिचर कम से कम, खर्चा कम से कम आए, खर्चा बचाएंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीज होने से फ़र्क कार पर भी पड़ा। उसी तरह अगर हम एज्यूम करें कि जो हमारी कार है वो पहले कुछ मान लो 5 लाख की थी, अब सडनली एकदम 6 लाख की कर दी, प्राइस इंक्रीज हो गए, उसके प्राइस इंक्रीज हो गए, इसकी वजह से फ़र्क पेट्रोल पर भी पड़ेगा। तो वो कैसे पड़ेगा? कार कम चलेंगी, अगर बिकी ही कम है तो कार की क्वांटिटी में कम हो जाएंगी। जैसे अब मान लीजिए कि एक शहर में 100 कार्स हैं, अब 15 बंदे और लेना चाहते थे इस ईयर, लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्राइस बढ़ चुके हैं, तो उनमें से सिर्फ 10 नहीं ली, वहाँ 115 कार्स हो जाती, लेकिन अब 110 ही हुई, और पेट्रोल का कंजप्शन तो हर कार करेगी। तो इससे हम देखेंगे कि पेट्रोल पे फ़र्क पड़ा। तो यहाँ हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में सेम वही रोल रहेगा कि अगर इनके प्राइसेस में भी चेंज आता है रिलेटेड गुड्स में, तो फ़र्क हमारी डिमांड पर पड़ता है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, वाई? इनकम ऑफ कंज्यूमर मतलब जो हमारा कंज्यूमर है, अगर उसकी इनकम में कोई फेर बदलाव होता है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है डिमांड पर। तो वो कैसे पड़ेगा? तो वो कुछ ऐसे पड़ेगा कि मान लीजिए हमारे कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, पहले उसकी पे 10,000 थी, अब उसकी पे 8,000 हो गई, तो अब वो कुछ एक्सपेंडिचर कम करने की सोचेगा और अपनी काफ़ी चीज़ों की डिमांड को कम कर देगा। जहाँ वो 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था, अब 4 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम कम है। लेकिन अगर यही इनकम बढ़ा दी जाए, यही इनकम बढ़ा दी जाए, तो वो सोचेगा कि अब मैं 1 यूनिट और कंज्यूम कर लूँ, 1 यूनिट और कंज्यूम कर लूँ। जहाँ वो 10 ले रहा था वो 12 ले सकेगा। ये किसकी वजह से? कंज्यूमर के इनकम में बदलाव आने की वजह से। अगर इनकम बढ़ाई तो भी डिमांड पर फर्क पड़ा, कम की तो भी डिमांड पे फर्क पड़ा। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर भी इन्फ्लुएंस करती है डिमांड पे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस से यहाँ मतलब जाता है कि टेस्ट मतलब अगर मान लिए क्लाइमेट में चेंज आ जाए, कुछ डिज़ाइन या फिर फैशन में चेंज आ जाए, तो वो कैसे? जैसे एक टाइम था जब बेल बॉटम का ज़माना था, लेकिन अब एंकल चल रहा है। अब सडनली मान लीजिए कि एकदम एंकल को छोड़ के दोबारा बेल बॉटम आ जाए, तो जिन्होंने तो अपने आप एंकल की डिमांड घट जाएगी। कंज्यूमर के टेस्ट में बदलाव आ गया, वो पहले एंकल पहनना चाहता था, लेकिन अब वो बेल बॉटम पहनना चाहता है। तो बेल बॉटम की तो डिमांड बढ़ गई, लेकिन हमारी जो दूसरी थी एंकल जीन्स, उसकी डिमांड घट गई। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ई से एक्सपेक्टेशंस।
एक्सपेक्टेशंस क्या की जा सकती है किसी से, तो एक गुड के लिए एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है कि फर्दर आगे चल के इसका प्राइस इंक्रीज हो सकता है या फिर इसका प्राइस डिक्रीज हो सकता है। तो मान लीजिए हमारा कंज्यूमर ये सोच रहा है कि आगे चल के इसका प्राइस इंक्रीज होगा, किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा, तो वो उसको अभी ज़्यादा खरीदना चाहेगा, ज़्यादा खरीद लेगा। क्यों? उसको स्टोर कर रख लेगा, उसको पता है आगे चल के इसका प्राइस इंक्रीज हो जाना है और महंगे में क्यों लूँ, तो वो अभी स्टॉक कर लेगा, तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर यही एक्सपेक्टेशन उल्टी हो, वो सोच ले कि नहीं आगे जाके इसका प्राइस घटना है, मैं अभी नहीं लेता, बाद में ही ले लूँगा, तो इससे डिमांड पर फर्क पड़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन ऐसे फर्क डालती है डिमांड पर। तो अब हम बात करें पॉपुलेशन, पी फॉर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का क्या फ़र्क है? पॉपुलेशन का भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है डिमांड पर। जैसे ही कुछ मान लीजिए कुछ 100 पर्सन्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं टी की, ठीक है, 100 पर्सन्स की डिमांड है टी की, लेकिन सडनली किसी काम से उन 100 में से 30 पर्सन्स बाहर चले गए, अब वहाँ सिर्फ 70 रह गए, पॉपुलेशन कम हो गई, तो अपने आप डिमांड कम हो जाएगी। अगर पहले 100 थे, अब 100 और आ गए, पॉपुलेशन और बढ़ गई, तो अपने आप डिमांड भी बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, पॉपुलेशन घट जाएगी, डिमांड भी घट जाएगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वाई ऑफ डी। वाई ऑफ डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग कंज्यूमर। कंज्यूमर में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक अलग ही रोल प्ले करता है। वो कैसे? तो वो कुछ इस तरह से, जैसे हम देख रहे हैं एक अमीर तबका है और दूसरा एक गरीब तबका है। कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ गरीब हैं, हम दो को लेके चल रहे हैं यहाँ पर। अगर अमीरों की इनकम में इंक्रीमेंट आता है, उनकी इनकम को बढ़ा दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल नहीं हो पा रहा है और अमीरों के पास ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो जो लग्जरी गुड्स हैं मतलब टीवी, एलईडी, फ्रिज, ये सब इनकी डिमांड और बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हर रिच अपनी डिमांड यही चाहेगा कि वो लग्जरी गुड्स हों, क्योंकि नेसेसरी गुड्स उसके पास ऑलरेडी हैं। रिच तो वो पहले ही है, नेसेसरी गुड्स उसके पास हैं ही, तो अब वो अपनी लग्जरी गुड्स को और ज़्यादा बढ़ाएगा। टीवी भी लेंगे, फ्रिज भी लेंगे, एसी भी लगवाएंगे। लेकिन यही इनकम अगर किसी पुअर फैमिली की बढ़ाई जाए, पुअर सेक्टर में अगर इनकम बढ़ाई जाए, तो वो सबसे पहले अपनी नेसेसरी गुड्स को पूरा करेंगे कि इस चीज़ की नेसेसिटी है, पहले मुझे घर चाहिए, एक दुकान चाहिए जिससे मैं अपनी लिविंग्स अर्न कर सकूँ। तो वो नेसेसरी चीज़ों को देखेंगे कि नेसेसरी क्या है मेरे लिए। तो यहाँ भी फर्क पड़ेगा डिमांड पे। अगर इनकम बढ़ रही है रिच सेक्टर की तो लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अगर इनकम बढ़ रही है पुअर सेक्टर की तो नेसेसरी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो थैंक यू, आगे का काम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।